Hello students. So this is a very fast revision video on Caro 2020, Companies Auditors Report Order 2020. So what is Caro 2020? जो अपना ऑडिट रिपोर्ट होता है, बिहाइंड दैट ऑडिट रिपोर्ट एक मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है एज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. इट इज वेरी सिंपल. दिस इज अवर ऑडिट रिपोर्ट. बिहाइंड दैट अटैच होता है स्टेटमेंट ऑन कारो 2020. सो देर आर सम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वांट्स अस टू आंसर. ऑडिटर हैज टू आंसर. कंपनी के ऑडिटर यू हैव टू रिपोर्ट एंड दैट इज अवर ऑर्डर. ऑलराइट, आई विल टॉक मोर अबाउट कारो 2020 ASAP, but first understand these are the notes which is on Telegram channel. All right, and there are some supporting PDF that I'm going to use. This I will also upload on my Telegram channel. All right, so very quickly, Caro 2020 में there are two things that you should be aware of if you are inter CA students and three things that you should be aware of if you are final CA students. First of all, Caro 2020 का जो statement है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज एक्सेप्ट सम कंपनीज. सो कुछ कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है. इट इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्टेन कंपनीज. सो फर्स्ट इज यू नीड टू बी अवेयर अबाउट एप्लीकेबिलिटी. सेकंड, देयर आर 21 क्लॉजेज इन कारो. सो वो 21 क्लॉजेज में क्या क्या कमेंट्स जाती है अलॉन्ग विद क्लॉज नंबर्स यू शुड नो. एंड इफ यू आर फाइनल सीए स्टूडेंट देन द थर्ड थिंग इज दैट हर एक क्लॉज के अंदर रिपोर्टिंग में प्रोसीजर्स क्या फॉलो करनी है. ऑलराइट, नाउ आई विल फोकस ऑन टू थिंग्स ओवर हियर. Majorly the applicability and clause wise reporting, which gives you maximum marks in your exams when the question is on Caro 2020. All right, so everyone, very quickly, Caro 2020, it applies to every company including a foreign company except for the following. To which companies Caro does not apply? All right, so the code word is BIOS 8 private. ऑलराइट, सो फर्स्ट, बैंकिंग कंपनी को कारो एप्लीकेबल नहीं है. इंश्योरेंस कंपनी को कारो एप्लीकेबल नहीं है. 1% कंपनी को कारो एप्लीकेबल नहीं है. स्मॉल कंपनी को कारो एप्लीकेबल नहीं है. प्लीज एंश्योर दैट यू आर रिवाइजिंग स्मॉल कंपनी लिमिट्स फ्रॉम कंपनी लॉ प्रॉपरली. एटलीस्ट वंस यू शुड सी दैट. ओके, एज ऑन दिस डेट व्हेन आई एम शूटिंग द वीडियो, जो मॉड्यूल में लिमिट्स है, इट इज पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 4 crores and turnover not exceeding 40 crores. All right, then company license to operate under section 8, yani section 8 company. Yes. So BIOS 8. Then there are some private limited company को भी exemption है, provided it fulfills 4 conditions. अरे सर यहाँ पे तो 3 दिख रही है, अरे यहाँ पे भी तो है. So private limited company को exemption है, provided it fulfills 4 conditions. Which 4 conditions? बगैर देखे बोलूंगा. देखो, ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज नाइदर होल्डिंग नॉर सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी. यानी फर्स्ट थिंग दैट यू विल चेक इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज दैट इट शुड बी नाइदर होल्डिंग नॉर सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी. ये पहली कंसेप्चुअल थिंग. देन 3 न्यूमेरिकल लिमिट्स और फुलफिल करनी है फॉर एग्जामिशन. पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. जो ईयर का क्वेश्चन दिया है वो ईयर का बैलेंस शीट डेट, एज ऑन बैलेंस शीट डेट नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1 crore. Then borrowings from banks and financial institution at any point of time during the financial year not exceeding rupees 1 crore. Then जो total revenue है, revenue from operation other income including revenue from discontinuing operation during the financial year not exceeding rupees 10 crores. All right, so everyone over here 1 crore and 10 crores, that these are the limits. Yeah, लेकिन सिर्फ ऐसे याद मत रखो. लुक एट माई नोट्स. तीनों चीज पे फोकस करना है. व्हाट, व्हेन एंड हाउ मच. ऑलराइट, रिजर्व फटाफट बोलूंगा. रिजर्व्स एंड सरप्लस, ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व्स वी आर सपोज्ड टू इंक्लूड ओवर देयर. ऑलराइट, बोरिंग्स फ्रॉम ओनली बैंक्स एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. टोटल रेवेन्यू में डोंट फॉरगेट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन प्लस अदर इनकम. डोंट जस्ट फोकस ऑन द फिगर ऑफ टर्नओवर. एंड अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 का क्वेश्चन दिया है देन फोकस ऑन 24-25, नॉट द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. यस. इसमें एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये है, कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है, दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अगर पेड अप शेयर कैपिटल लेटर से 2.5 crore है एंड टर्नओवर 8 crores है, बोरिंग्स 50 लाख रुपीज है. सो लुक एट दिस, पेड अप शेयर कैपिटल लिमिट वायलेट हो गया. अगर एक भी कंडीशन वायलेट होती है, इवन इफ वन कंडीशन इज वायलेटेड देन कारो बिकम्स एप्लीकेबल. ऑलराइट, सो 2.5 crore पेड अप शेयर कैपिटल हो गया, सो कारो इज एप्लीकेबल. बट इफ यू सी तो ये जो लिमिट्स है वो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है. It is satisfying the definition of small company. Still institute says that Caro is applicable because small company के लिए और भी details चाहिए होती है from preceding financial year and stuff, and those details are not given in the question. So please be careful. आपको लिखना है details are not enough to conclude that it is a small company. ये private limited company वाला अच्छे से पढ़ के जाओ, बाकी तो you can easily understand. And small company का limits you have to check जो भी आपके attempt में company law में applicable होगा, those same limits you are supposed to put it over here. All right. So please be careful with this. Second,
कारो का एप्लीकेबिलिटी फॉर ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लिसन टू मी, पहले तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ऑडिट रिपोर्ट है, so there are two audit reports that the Reliance auditor has to prepare: audit report on standalone financial statements and audit report on consolidated financial statements. जो standalone financial statements का audit report बनेगा, उसके पीछे जो कारो लगेगा, in that कारो auditor has to give comment upon 20 clauses. Yes, because 21st clause specifically is for consolidated financial statements. तो यहाँ पे 21st clause में लिखना पड़ेगा not applicable, and in consolidated financial statements आपको लिखना पड़ेगा for first 20 clause is not applicable and you have to comment only on 21st clause. ऐसा क्यों है, वो कारो के clause numbers देखोगे automatically you will understand that clause 21 में ऐसा क्या है. So everyone over here, please be careful. Caro 2020 is not applicable to audit report on consolidated financial statements except clause 21. One more time, Caro 2020 is not applicable to audit report on consolidated financial statements except clause 21. And applicability of Caro 2020 खास करके जो private limited company है जो है, वो आपको every year check करना पड़ता है. So even in 1 year it is applicable. Then in the second year it may not be applicable. You have to check the applicability for each financial year. और सुनो, अगर कंपनी को कारो एप्लीकेबल है and if company has 5 branches, तो वो जो ब्रांच ऑडिटर्स है उनको भी कारो का स्टेटमेंट बना के they will have to give it to the company auditor. Am I clear with this? Yes, 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 yes. So खाली plain reading नहीं, please keep these adjustments also in your mind. Okay, we are moving ahead now. So applicability को लेके my discussion is done. Now I will go for clause wise reporting. Now the biggest problem is that sir what about 21 clauses, वो 21 clause के clause number याद नहीं रहते हैं. Alright, so quickly I will just try my level best के code word दे के आपको try करवाओ. There are many other code words in the market. If you feel that other code word is better, you can use that also. Concept के लिए मेरे पास आओ, code word के लिए जहाँ जाना है जाओ. Alright, so look at this code to remember Caro clauses. PIL 185, PIL 185 number says public interest PIL 185, deposit the cost of government taxes. Hey you, deposit the cost of government taxes due to undisclosed default, misuse and fraud by needy relatives. Alright, internally in non-cash transactions with NBFC incurring losses. Statutory auditor, statutory auditor, you should resign due to such material uncertainty and do some CSR against your adverse remarks. Yeah. Sir, try to repeat this 3-4 times if you can remember this code word. I know it is difficult to remember, but if you can do it 3-4 times, all right, and you can write it 3-4 times, then you are done, boss. All right. PIL, P for property, plant and equipment, I for inventory, L for legs, loan, investment, guarantee and security given. 185, section 185 and 186 of Companies Act. All right. Deposit the cost of government taxes. This deposit is clause 5 for public deposits. Clause 6, maintenance of cost records. Government taxes is clause 7, statutory dues. Undisclosed income surrendered is clause 8, and when it comes to default, that is clause 9. Then default, misuse, all of that is clause 9. Fraud is misuse of IPO FPO funds is clause 10, and fraud, that is clause 11. All right, needy company is clause 12, related party clause 13, internal auditor clause 14, non-cash transactions is your clause 15, NBFC is clause 16, statutory NBFC incurring losses, losses is clause 17, statutory auditor should resign, that is clause 18, material uncertainty is clause 19, CSR is clause 20, and adverse remarks is clause 21. All right, so try to practice this 3-4 times, and agar yehi baith gaya to you don't have to worry about, all right, anything else. So this is your set of 21 clauses, and if you have better code words, then please type it in the comment section. Let other students also get a lot of help. All right, okay. Now straight away coming to the reporting requirements, clause wise reporting requirements. So ये देखो, ये clause wise notes है. These notes I have shared on the Telegram in a proper table format. I am explaining very quickly from the PDF that I have over here. All right, वो थोड़ा मेरा handwriting is not good, that is why printed notes भी I have shared it with you. All right, so reporting requirements 21 clauses. Clause 1 is about property, plant and equipment. लेकिन property, plant and equipment के अंदर भी there are multiple sub clauses. सर ये sub clause number याद नहीं रहा तो sub clause reference याद नहीं रहा तो चलेगा. See, we are humans, we may end up forgetting it. It is okay. अभी अब मैं क्या ही बोलूँ. All right. But listen to me, whenever you're writing clause reporting, जब भी clause reporting लिखो, so you have to write it in this manner. According to clause dash of paragraph 3 of statement on Caro 2020, auditor needs to report whether. Why? Because by statement of Caro 2020 का जो paragraph 3 है BEAR and the Ministry of Corporate Affairs का website, उसके अंदर ये सारे clauses दिए गए हैं. Am I clear with this? Yes sir, yes sir, yes sir. All right, moving ahead.
क्लॉज 1 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके अंदर द फर्स्ट ए इज वेदर दे आर शोइंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स, सो इट इज फॉर प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर्स। बी, मैनेजमेंट ने टाइम टू टाइम फिजिकल वेरिफिकेशन किया है कि नहीं किया है एट रीजनेबल इंटरवल एटलीस्ट वंस इन 3 years, एंड फिजिकल वेरिफिकेशन में इफ देयर वर मटेरियल डिफरेंसेस प्लीज लेट अस नो वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रेक्टिफाई किया है कि नहीं किया है। क्लॉज सी, वॉट एवर आर द इमूवेबल प्रॉपर्टीज विच आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, वो उसका जो भी टाइटल डीड्स है, ऑलराइट, वेदर title deeds are actually in the name of the company or not, yes then fine, no then please provide the details। हाँ, खास करके here this can be a very MCQ oriented question, revaluation of property plant and equipment and intangibles, अगर revaluation हुआ है yes, then whether it, then the next comment that Caro wants whether it is done by registered value or yes or no, and whenever there is a negative remark उसको आपको you have to elaborate further with reasons। अच्छा yes, then the second thing that Caro wants to know is कितना अमाउंट ऑफ चेंज हुआ, बट कारो सेज स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ चेंज ओनली इफ चेंज इज 10% और मोर इन द एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ असेट। माय गॉड, व्हाट इज दिस? सो बिल्डिंग 100, बिल्डिंग 200, बिल्डिंग 300, टोटल क्लास ऑफ बिल्डिंग इज 300। अब ये 100 का रिवैल्यूएशन होके 115 हुआ एंड लेट अस से अदर्स आर नॉट रिवैल्यूड, सो टोटल चेंज इज ओनली 5% इन द क्लास, ऑल्दो इन बिल्डिंग 1 इट इज 15%। तो इसका अमाउंट ऑफ चेंज आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर वेरी क्लियर, एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ असेट। यस सर, यस सर, yes sir। Then 1E which is the last subclause under clause 1, बेनामी ट्रांजैक्शंस, इफ अगर एंटिटी के ऊपर कंपनी के ऊपर केस चल रहा है फॉर होल्डिंग बेनामी फेक प्रॉपर्टीज अंडर बेनामी प्रोहिबिशंस ट्रांजैक्शंस एक्ट, ऑलराइट, देन वेदर केस हैज बीन इनिशिएटेड, केस गोइंग ऑन, व्हाटएवर इज द सिचुएशन, तो उसका डिटेल्स जो है वेदर क्लाइंट हैज, कंपनी हैज रिटन इट प्रॉपर्ली इन द नोट्स टू अकाउंट्स, दैट्स इट। आपको कोई बेनामी प्रॉपर्टीज का नाम लिखने नहीं बोल रहा है, प्लीज बी क्लियर, खाली हेड पॉइंट्स पढ़ के मत चले जाओ, देखो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, लुक एट दैट, व्हाट इज द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, whether the company has disclosed it in the financial statements, yes, no then please provide the details। am I clear with this? Yes sir, all right। Clause 2 inventory, clause 2 inventory को लेकर there are two things, one is physical verification of inventory by the management, whether management is doing stock audit, I mean stock counting time to time or not, reasonable interval, what is reasonable interval, at least once in a year, all right। दो questions पूछे जा रहे हैं, क्या whether you are comfortable, management ने जितना भी coverage किया है, do you feel that coverage and procedure is appropriate, all right। Second question, if the inventory जो भी है, if it is not tallying, all right, the recorded inventory, existing inventory in the books of accounts, if it is not tallying, and if there is a difference of 10% or more in the aggregate value of each class of inventory, then you have to elaborate further, then you have to say whether it is properly rectified or not। now let us say finished goods, raw material, finished goods एक class हुआ, finished goods has 3 products PA, PB, PC, ऑलराइट, तो ये पूरा मिलाकर एक क्लास हुआ फिनिश गुड्स। सो पूरे फिनिश गुड्स में इफ देयर इज 10% और मोर का डिफरेंस, देन यू आर सपोज टू हाईलाइट ओवर देयर एंड यू हैव टू टॉक अबाउट दैट वेदर, अच्छा डिफरेंस हाईलाइट नहीं करना, हैव टू जस्ट गिव अ कमेंट वेदर इट इज प्रॉपर्ली रेक्टिफाइड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट, ऑलराइट। सो प्लीज गो थ्रू माय चार्ट प्रॉपर्ली, खाली क्लॉज टू इन्वेंटरी ऐसे करके मत चले जाओ। देन one more thing that Caro wants to know, अगर आपने बैंक ऑडिट किया तो you will understand this very easily that there are many companies who as a gives inventory as a security, all right, and उसके सामने drawing power लेते हैं, borrowings लेते हैं। so whether working capital loan has been sanctioned by banks or financial institutions for the company, उसमें दो चीज पूछ रहे हैं, first is the amount exceeding rupees 5 crore, तो फिर आप you have to specify that, you have to specify the amount। then quarterly statements filed by the company, जो भी amount sanction हुआ है, quarterly statements filed by the company is in agreement with the books of accounts or not। so please remember this 5 crore amount for working capital loan, 5 crore amount for working capital loan, 4 बैंक से लिया 1.5 crore into 4 6 crore, still you have to comment over here। am I clear with this? yes or no sir? yes sir, yes sir, yes sir। that is your clause 2 for inventory। clause 3 is a lengthy clause, all right, बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लॉज 3 किसके लिए है। क्लॉज 3 इज फॉर LIGS, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटी, सिक्योरिटी गिवन बाय द कंपनी, ऑलराइट, टू अनदर एंटिटी। सो कंपनी ने लोन दिया, इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी ने सिक्योरिटी की दिया या गारंटी दिया, ऑलराइट, देन इन दैट केस दिस क्लॉज 3 हिट हो जाता है, ऑलराइट। अब क्लॉज 3 में एग्जैक्टली क्या क्या कमेंट्स मांग रहे हैं। क्लॉज 3A, कंपनी ने जो भी टोटल LGS किया, लोन गारंटी सिक्योरिटी, कंपनी ने जो भी टोटल LGS किया, लोन गारंटी सिक्योरिटी, टोटल लोन्स ड्यूरिंग द ईयर जितना भी दिया उसका ब्रेकअप चाहिए, ब्रेकअप। हाउ मच कंपनी हैज प्रोवाइडेड टू सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट्स एंड हाउ मच दे हैव प्रोवाइडेड टू अदर्स, पर एग्जैक्टली क्या चाहिए, एग्रीगेट अमाउंट कितना प्रोवाइड किया एंड व्हाट इज द बैलेंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, ये पूरा डिस्क्लोजर चाहिए। एम आई क्लियर विद दिस? यस, बट लिसन टू मी, NBFC अगर है
उनका तो मेन काम ही है, दैट इज वन ऑफ देयर मेन बिजनेस टू गिव लोन्स। उनका ब्रेकअप देते बैठे ऐसा तो दे विल गो मैड। अभी एनबीएफसी टेक्निकली बैंक नहीं है, सो कारो इज एप्लीकेबल टू देम, ऑलराइट, बट डोंट वरी, क्लॉज 3A इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू गिव लोन्स, ऑलराइट, सो दे आर एक्सक्लूडिंग सच एनबीएफसीज हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू गिव लोन्स। सो क्लॉज 3 इज फॉर लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, guarantee security, and clause 3A is for specifically LGS, loan guarantee and security. clause 3B लीग्स, कंपनी ने अगर पूरा का पूरा लीग्स दिया है ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी दिया है उसके जो टर्म्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, रिकवरी, ऑलराइट, कहीं वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है, वेदर इट इज प्रिजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट, यस देन प्रोवाइड द डिटेल्स, नो देन फाइन। देन कंपनी ने जितना भी टोटल लोन्स दिया है उसमें शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट शेड्यूल्ड तो है ना, यस और नो सर, ऑलराइट, अगर शेड्यूल्ड है रीपेमेंट, वेदर द रीपेमेंट्स और रिसीट्स आर रेगुलर, yes or no sir, alright, no, wherever there is a negative remark you will have to further provide the details। then इधर देखो, अगर let us say कंपनी ने लोन दिया है and the other person is not paying the amount, that means वो क्या हो गया, overdue amount, then state the total amount which is overdue for more than 90 days because normally it is considered as a non-performing assets, and whether company has taken reasonable steps for recovery or not, that is 3D। then 3E, listen, corporate scam, I gave you one loan, आप वो लोन मुझे वापस नहीं कर पा रहे हो, आई गिव यू वन मोर लोन टू रिप्लेस द अर्लियर लोन, सो आर फॉर रिप्लेसमेंट, ई फॉर एक्सटेंशन, आर फॉर रिन्यूअल, ऑलराइट, सो लुक एट दिस, रिप्लेसमेंट, रिन्यूअल, एक्सटेंशन, जो RER का पोर्टफोलियो है, टोटल, लेट अस से टोटल लोन्स गिवन बाय द कंपनी इज, टोटल लोन्स गिवन बाय द कंपनी इज 100, उसमें से RER इज 50, ऑलराइट, तो ये डिस्क्लोजर चाहिए, टोटल RER का पोर्टफोलियो कितना है एंड हाउ मच परसेंट, 50% ऑफ द टोटल लोन्स गिवन, वो पूरा डिस्क्लोजर चाहिए। एम आई क्लियर विद दिस? यस यस, वंस यू लुक ओवर हियर यू विल अंडरस्टैंड। एंड अगेन 3E, सो 3A and 3E is not applicable to companies whose principal business is to give loans, all right। 3F, अगर कंपनी ने वन मोर कॉर्पोरेट स्कैम, मैंने आपको लोन दिया, बोला व्हेनेवर आई डिमांड, अगर मैं डिमांड करूं तो रीपे करना वरना मत करो, so loans repayable on demand or without any repayment schedule, all right, so ये disclosure चाहिए, let us say total amount is 50 lakh rupees, तो total loans granted का percentage कितना है, all right, that needs to be disclosed, and इसमें से भी how much went to the promoters, relatives of the promoters, that also needs to be disclosed, all right, so please ensure that you are going through my notes once properly, then you will understand what exactly is Caro dealing with, and then you can read the bear clause also। clause 4 talks about section 185 and 186 of Companies Act 2013, इंटरसी लेवल पे तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है, एंड फाइनेंशियल लेवल यू हैव दीज सेक्शंस इन सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, सो बेसिकली दिस डील्स विद इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टफ, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस क्लॉज एट बोथ द लेवल्स, ऑलराइट, ओके। क्लॉज 5 पब्लिक डिपॉजिट्स, हाँ, फाइनेंस से कोई बोल दूं दैट आपका जो मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी वाला पेपर है, देयर यू मे हैव दिस क्लॉज 4। क्लॉज 5 public deposits accepted by the company, if company has accepted public deposits, then inter-se level students can have this section 73 to 76, whether you know these sections have been complied or not। finance में तो ये sections अभी इंटर में हो जाते हैं, so there is no need to do it over there, all right। so for clause 4 and 5 very low chance of being in your paper, inter and final both। clause 6 maintenance of cost records, section 148 has given a list of companies who need to maintain cost records, so ये cost records companies ने maintain किए है कि नहीं किए हैं, खाली एक 35 करोड़ का लिमिट याद रखो, because company needs to start maintaining cost records अगर turnover is 35 करोड़ और more, that also अगर company वो prescribed sector के अंदर आती है तो, all right, there is a 40 minutes lecture for that, वो मैं नहीं ले रहा हूँ, all right, and that is not even required at inter and final because you don't have community chapter now in the new syllabus, just that please remember this, एक company को अगर applicable है तो whether they have made the cost records or not, boss we are chartered accountant, we are not cost accountant over here so it is not our responsibility to check the accuracy of the records, we just have to see whether the records have been made and maintained or not, we are not supposed to see whether it is properly maintained or not, that is not our duty। extremely important clause, super important clause is clause 7 for inter-CA and final CA both the levels, it is talking about statutory dues, टैक्स पेमेंट्स, जीएसटी वगैरह वो सारे ड्यूज की बात चल रही है, प्रोविडेंट फंड वगैरह जितने भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है, जस्ट फोकस ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लॉज 7 वांट्स यू टू चेक द पोजीशन एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, वेदर इट इज पेड और अनपेड, वॉट एवर आर द स्टैट्यूटरी ड्यूज, इफ इट इज पेड देन दे वांट अ कमेंट वेदर इट इज रेगुलरली पेड और नॉट, इफ इट इज अनपेड देन व्हाई, लीगल डिस्प्यूट है क्या, then mention the details। legal dispute means proper legal dispute, just writing a letter to the department that I disagree with you, that is not a legal dispute। if there is no legal dispute that means company accepts the dues but still company has not paid, it is a genuine liability of the company, तो company has accepted कि हाँ भाई कोई dispute नहीं है, फिर still they have not paid, तो देखना पड़ेगा whether जो outstanding amount है
ऑल राइट, ओवर ड्यू अमाउंट देखना पड़ेगा. प्लीज फोकस ऑन द ड्यू डेट से काउंट करो एंड 31 मार्च तक लेके आओ. इफ द आउटस्टैंडिंग अरियर्स का जो अमाउंट है, इफ इट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट इट बिकम पेबल, पर ड्यू डेट ही रखो. सो इफ इट इज 31 मार्च को स्टेटस ले रहे हैं हम लोग, लेट अस से 5th सितंबर से 5th सितंबर वाज द ड्यू डेट, 5th सितंबर लेट अस से वाज द ड्यू डेट. ऑलराइट, तो वहां से लेके 31 मार्च तक इफ इट इज नॉट पेड, सो इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months. All right, then you'll have to mention the details. If it is outstanding for within 6 months, then in that case there is no need to mention the details. कुछ hidden adjustments मैंने यहाँ पे solve किए हैं. All right, if you don't have time for it, just you can just leave it. All right, okay, but it is self-explanatory, not a problem. Clause 8, clause 8, clause 8, clause 8, undisclosed income surrendered, undisclosed income surrendered. So in case of income tax assessments, the income tax assessments में अगर कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई ये मैंने इनकम छुपाया था, so it was undisclosed income which has been surrendered. So Caro wants to know कि whether books of accounts accordingly have been rectified or not. All right. Clause 9 again very sensitive for inter final both. Inter पे तो बहुत ही ज़्यादा sensitive है. Clause 9, default in repayment, misutilization of loans etc. So listen to me very carefully. अगर company has defaulted in repayment of loans borrowings, कोई भी lender से पैसा लिया हो, if they have taken money from any lender, but if company has defaulted in repayment of loans borrowings वगैरह, all right, then in that case period of default, amount of default, all of that needs to be mentioned. अगर कोई बैंक या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट का पैसे में डिफॉल्ट किया है, then lender wise details need to be given. 9B, कंपनी को क्या विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है, दैट मींस कंपनी हैज द मनी एंड स्टिल इट इज विलफुली डिफॉल्टिंग. 9C इज अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ लोन्स, जो पर्पस के लिए लोन लिया वेदर वो पर्पस के लिए अप्लाई किया कि नहीं किया. 9D, प्लीज बी वेरी केयरफुल द डिफरेंस बिटवीन 9C. ऑलराइट, जो पर्पस के लिए लिया, वॉट एवर पर्पस यू हैव फॉर वॉट एवर पर्पस यू हैव टेकन द लोन, फॉर दैट पर्पस यू हैव यूज्ड इट और नॉट. 9D is very specific, whether short-term loans have been utilized for long-term purposes. Because if short-term loans have been utilized for long-term purposes, then that is complete mismanagement of money. That means long-term asset खरीदने के लिए you are using short-term loans, working capital loans you are using for long-term assets. That means you will start bleeding financially. In fact, that is one of the indicators that there is a threat to your going concern also. All right. 9E. 9E, whether company has taken a loan to meet the obligations of the components. So let us say मेरी ही subsidiary joint venture associates की liabilities को discharge करने के लिए I am taking loan from you. All right. So let us say company takes loan from X and then company utilizes that money to meet the obligations of subsidiaries, joint ventures, associates. Then in that case, details of the transactions, amount involved in each case, everything needs to be given over here. All right. Let us say that 9F, no Adani is hurt in 9F. All right. Let us say that I am a company and I have shares in my own subsidiaries. वही subsidiaries के shares को I give it to the bank as a security and then I take a loan from that. All right. So whether company ने जो भी investments किए in the components, okay, company provides it as a security to the bank. Okay. And let us say then bank gives loan to the company. So company has taken a loan against the pledge of its own of its securities in the subsidiaries, joint ventures, associates. One more time. So securities held in the components have been pledged. I repeat, securities held in the components have been pledged. If the company defaults वगैरह ये सारी details चाहिए कारो के अंदर, loan amount भी चाहिए and if company defaults तो वो detail भी चाहिए. Am I clear with this? Yes sir, yes sir. बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कीप इट वेरी सिंपल इन योर लाइफ. अगर आईपीओ एफपीओ का पैसे की बात आई, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, इन दैट केस इफ देयर इज अ मिसयूटिलाइजेशन और स्टफ, in that case please go with 10A. IPO FPO को लेकर मिसयूटिलाइजेशन एंड स्टफ, go with 10A. ऑलराइट. लेकिन अगर प्राइवेट प्लेसमेंट की बात आती है ऑफ शेयर्स, ऑलराइट, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट की बात आती है ऑफ शेयर्स एंड स्टफ, एंड इफ यू हैव मिसयूटिलाइज्ड देन 10B. ऑलराइट. सो मनी इज रेस्ड बाय वे ऑफ IPO FPO मिसयूटिलाइज्ड 10A, मनी इज रेस्ड बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह मिसयूटिलाइज्ड 10B. एम आई क्लियर विद दिस? यस सर, यस सर, यस सर. ऑलराइट. Then clause 11 is for fraud reporting. Clause 11 is for fraud reporting. Extremely important at interfinal both the levels. Now when we talk about Companies Act section 143 subsection 12 of Companies Act के अंदर fraud amount of 1 crore or more is reported to the central government वगैरह, there is a detailed discussion on that, but broadly ये है. But when it comes to Caro, even if the fraud is of 5 lakh rupees, 6 lakh rupees, 4 lakh rupees, amount of the fraud, nature of the fraud, whether fraud on the company, by the company, whatever it is, you will have to report. Acha, you have not identified that fraud, someone else identified it, but you came to know about it, still report. All right. So on the company, by employees, officers, by third party, whether noticed by auditor, reported by auditor, by other person, identified by auditor, identified by other person, whatever it is, you will have to report.
ऑलराइट। देन अगर आपने 143 सबसेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में इफ यू हैव रिपोर्टेड अ फ्रॉड, इन दैट केस उसका डिटेल्स भी यहाँ पे देना है। एंड अगर कंपनी को लेट अस से इफ देयर इज अ विसल ब्लोअर कंप्लेन, व्हाट इज विसल ब्लोअर कंप्लेन, वेयर एम्प्लॉयज जो है वो चुप के विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर आइडेंटिटी दे रिपोर्ट टू द कंपनी, they expose the fraud, all right। तो वो जो whistleblower complaints है, whether those complaints have been considered by the auditor or not, all right। so that is your clause 11 then clause 12 is about निधि कंपनी। निधि कंपनी यू नो इट इज स्टेट फंड्स इन कॉर्पोरेट फॉर्म। सो निधि कंपनी का नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट रेशियो मिनिमम 1:20 होना चाहिए। इफ इट इज 2:20 3:20 ग्रेट, बट एटलीस्ट इट शुड बी 1:20, ऑलराइट। देन मेंबर्स ने जो भी डिपॉजिट किया होता है विद निधि कंपनी कंपलसरी हैज टू कीप 10% ऑफ दैट अमाउंट एज एफडीज विद द बैंक, तो वो रेशियो फुलफिल हुआ है कि नहीं। देन वेदर निधि कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट होल्डर्स, देन वहां पे है। सो निधि कंपनी रिलेटेड कुछ भी आया तो क्लॉज 12, बट रिमेंबर वन थिंग, देयर कैन बी वन हिडन एडजस्टमेंट। लेट अस से निधि कंपनी हैज टेकन लोन फ्रॉम अ बैंक, निधि कंपनी हैज टेकन लोन फ्रॉम अ बैंक, ऑलराइट, एंड निधि कंपनी हैज डिफॉल्टेड, तो निधि करके क्लॉज 12 में मत जाना, बिकॉज बैंक से लोन लिया एंड इफ यू डिफॉल्ट दैट इज इन 9A, alright। so please go through this 2-3 times, you know, have a cup of tea, coffee, whatever gives you a kick, alright, but please ensure that you are reading this in your full alert mind। yes sir, yes sir, yes sir, alright। Clause 13 is about related party transactions। दो चीज पूछी जा रही है, whether these related party transactions are in compliance with section 177 and 188 of Companies Act 2013। तो वो related party transactions में whatever audit committee approval वगैरह है, whether वो लिया है कि नहीं लिया है। And second, they are saying that whether वो जो भी related party transactions है as per AS 18 India 24, whether they have been disclosed in the notes to accounts or not, alright। Clause 14 is about internal audit system। so as per section 138 of Companies Act 2013, there are certain companies who need to implement internal auditor। internal auditor को appoint करना होता है। so whether that internal auditor जो भी appoint हुआ है, whether he is sufficient, do you think that the system is sufficient as per the company, alright। and क्या आपने internal auditor के reports को consider किया था। so when external auditor statutory auditor uses the work of internal auditor, so that is covered in SA 610, yes sir। clause 15 non-cash transactions between directors, persons connected with him and the company, वो section 192 में है। so if you are finance here, then it is better to read it from self-paced online module। let us say director ने कंपनी को लैंड दिया, कंपनी ने एक्सचेंज में लैंड दे दिया, तो वो हो गया नॉन कैश ट्रांजेक्शन। देखो एरो दोनों तरफ जा रहा है, नॉन कैश ट्रांजेक्शंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, देन इन दैट केस whether section 192 of Companies Act 2013 have been complied with or not, alright। now clause 16 is for NBFCs। clause 16 is for NBFCs, alright। so CAA let us say is auditor of X Limited, तो तीन चीज पूछी जा रही है। at inter-se level I am not expecting this clause, but at final CA I request you to look at my NBFC revision video and the registration definition types of NBFC, then you will understand this, alright। तो आपको पूछा क्या जा रहा है, थोड़ा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ध्यान में रखो। whatever जो भी कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, whether it is fulfilling the criteria of the definition of NBFC given by RBI, is it an NBFC? if yes, then whether it has obtained certificate of registration or not, alright। then company ने finance activities की है क्या without obtaining registration from RBI, alright। then क्या कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, yes no। if अगर वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, there are certain conditions under which core investment company is given an exemption, so whether it continues to fulfill the criteria of that exemption or not। but don't worry, inter-se students, don't worry, I don't think that you have to by heart this entire clause, just have a glance at it and move ahead। NBFC का रजिस्ट्रेशन वगैरह को लेकर आया तो खाली इतना याद रखो, क्लॉज 16 स्वीट 16, ऑलराइट। क्लॉज 17 इंटर फाइनल, एवरीवन कैन गेट इट एंड इट इज अ बेसिक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। टेल मी, अगर नेट लॉस 10 लाख रुपए का है and there is a provision entry of 20 lakh rupees, so we understand कि actually loss नहीं था, but because of this provision entry of 20 lakh rupees we are seeing a net loss of 10 lakhs, yes or no sir? yes। so Caro wants to know whether there is a cash loss। अब cash loss के लिए क्या करना पड़ेगा, whatever is the net loss उसमें add back करना पड़ेगा non cash expenses। so whether there is a cash loss in the current year and in the immediately preceding financial year, that clause 17 wants to know। clause 18 is about resignation by the statutory auditor। तो आपके पहले जो auditor था, if that auditor has resigned, yes, alright। then if that auditor has resigned, then whether you have considered all the objections, concerns raised by that particular auditor, okay। then clause 19 is very simple। ही कंपनी का जितना भी बिजनेस प्लान्स, रेशियो एनालिसिस वगैरह व्हाटएवर इट इज, whether company will able to fulfill its liabilities in the next 12 months or not, कि there is a material uncertainty। going concern word use मत करो, so use this English, whether there is a material uncertainty over entity's ability to meet its liability for the next 1 year, check the position as on the date of audit report, alright। again connected with SA 570 going concern, so that is one reporting requirement। then clause 20 is about CSR activities, corporate social responsibility activities। तो there are certain companies जो section 135 में इंटर-से लेवल पे पढ़ाया जाता है कंपनी लॉ में, that there are certain companies जिनको कुछ CSR के लिए अमाउंट साइड पे रखना होता है, alright। so
Clause 20 is worried about unspent amount to be transferred. So in case of any unspent amount for ongoing projects या other than ongoing projects या ongoing projects, जो unspent amount होता है that company has to transfer it to a certain accounts, whether वो transfer हुआ है कि नहीं हुआ है within the prescribed timeline, that is about clause 20. And clause 21, imagine you are the auditor of consolidated financial statements. Imagine you are the auditor of consolidated finance, I mean the parent entity में consolidated financial statements में कारों में से एक ही clause है, clause 21. ऑलराइट, अब clause 21 क्या कहता है, that जितनी भी subsidiaries है उनके कारों में वॉट एवर आर द नेगेटिव मार्क्स उसको कंसोलिडेट करके खाली इधर 21st क्लॉज में उसको आइडेंटिफाई कर दो, दैट्स इट. सो नेगेटिव मार्क्स इन द कंपोनेंट्स कारो दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. यस, नाउ जस्ट गो थ्रू द कारो स्टेटमेंट वंस, जस्ट रीड इट properly, alright, and you are done with this. At interest level I'm expecting applicability and clause wise reporting. At finance level I'm also expecting questions on audit procedures, but in this revision, fast revision, you can just you can be comfortable with the discussions that I've done. Audit procedures जहाँ पे going concern connect हुआ था वहाँ पे ऐसे 570, जहाँ पे inventory connect हुआ था ऐसे 501, जहाँ पे related party connect हुआ था वहाँ पे ऐसे 550. But at interest level I'm expecting these couple of questions. So that is my express revision for Caro 2020. Remember कोई negative remarks है तो you have to elaborate with explanation, and अगर data नहीं मिला है तो you have to say that data नहीं मिला है. Thank you so much, all the very best.